दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे निकट आ रहा है और लगभग 12-13 महीने उसमें रह गए हैं और उसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बिसातें बिछाने लगी और साथ ही जो गठबंधन का स्वरूप है उसकी दिशा में भी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से काम करती हमें दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली जो भाजपा है उनका एनडीए का जो स्वरूप है, वह भी जो गठबंधन अगर हम देखें पिछले जो चुनाव के तुलना में इस समय उनके जो गठबंधन सहयोगी वह कम है, लेकिन वह लगातार वह भी अन्य अन्य पार्टी के जो लोग हैं उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर अपना जो दायरा है वह विस्तृत करने की प्रयास लगातार बीजेपी के द्वारा भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी दलों की बात करें, उनमें भी गठबंधन का स्वरूप तय करने के लिए लगातार अलग अलग तरह से चर्चाएं हो रही हैं और जो विभिन्न छत्रप हैं क्षेत्रीय दलों के, और वह भी अपने अपने तरीक़ों से इस गठबंधन की राजनीति में अपनी दखल और अपनी जो उनकी पकड़ है उसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। विपक्षी दलों की अगर बात करें उसमें माना जाता है कि कांग्रेस सबसे बड़ा एक विपक्षी दल है वर्तमान के दौर में, और कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी दलों की राजनीति या उनकी एकता की बात करना बेमानी है, ऐसा ज़्यादातर विपक्षी दल जो बड़े नेता हैं वह कहते हैं। जैसे शरद पवार जी का बयान आ चुका है इस बारे में, और नीतीश कुमार भी लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन बिहार में सरकार चला रहे हैं और वे गठबंधन की बात करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस के बिना हम गठबंधन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इसमें कुछ बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री केसीआर, साथ ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये तीन मुख्यमंत्री इस समय ऐसे दिखाई देते हैं जो कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा वाले गठबंधन की बात करते हुए सबको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात वो आती है कि बिना कांग्रेस के क्या विपक्षी एकता की जो दुहाई देने की बात विपक्षी दल करते हैं वह उसके कोई मायने भी हैं या नहीं है। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। बिना कांग्रेस के विपक्षी दलों की एकता की बात करते हैं, वह मुख्यतः बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। और अगर पिछले कुछ समय की राजनीति अगर विपक्षी दलों की देखें, उसमें अगर मुखर रूप से कोई बीजेपी सरकार की या प्रधानमंत्री की कार्यशैली की आलोचना कर रहा है, उसमें केवल एकमात्र नेता के तौर पर राहुल गांधी दिखाई देते हैं या कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। और साथ ही जो दूसरे अन्य विपक्षी दल हैं वह उतनी मुखरता के साथ भाजपा सरकार की आलोचना करती नहीं दिखाई देती है। और अगर हम देखें पिछले कुछ वर्ष की अगर राजनीति की बात करें, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वह ऐसी नेता के तौर पर जानी जाती थी जो बीजेपी का मुखरता के साथ आलोचना कर रही थी और सीधा सीधा उनसे एक स्टैंड उनके सामने लिया हुआ था उन्होंने उनकी राजनीति के खिलाफ। लेकिन पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो जितने कड़े शब्दों में बीजेपी की या प्रधानमंत्री जी की या उनकी नीतियों की आलोचना करती थी, वह अब उतनी मुखरता के साथ उनकी आलोचना करती हुए हमें दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि उनकी जो पार्टी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा जी, वह पार्लियामेंट में खुलकर मोदी सरकार की आलोचना कर रही हैं और उनके खिलाफ लगातार वह अपना पक्ष रख रही हैं, बहुत मजबूती के साथ रख रही हैं। वहीं अगर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हम बात करें, उनके मुखिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वह इस समय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने में वह कहीं भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। और ना ही और जगदीप धनखड़ जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और जबकि जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो उनकी तनातनी रहती थी, लेकिन उस चुनाव में उन्होंने विपक्षी दलों का जो कैंडिडेट था उनका साथ नहीं दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति के संकेत ये बताते हैं कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं सामंजस्य कहीं ना कहीं बना हुआ है, और वह किस तरह से परिलक्षित भविष्य की राजनीति में होता है ये तो सब भविष्य ही बताएगा। लेकिन साथ ही जिस तरह से अगर हम बात करें अखिलेश यादव की भी, और अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही है, और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बारे में यह सामने आया है कि उनके आपस में बातचीत हो रही है गठबंधन को लेकर और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। लेकिन बात वो आती है कि पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी क्या कुछ गेन प्राप्त कर सकती है या नहीं कर सकती, उनका क्या आधार है वहाँ पर, ये बड़ा सवाल है। और वहीं पश्चिम ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर के ममता बनर्जी कोई आधार है, तो लेकिन गठबंधन की राजनीति को अगर हम देखें समझें उसके परिप्रेक्ष्य को समझें, तो ये इस मैसेज से ये बड़ा स्पष्ट उन्होंने किया है कि बिना कांग्रेस के वह गठबंधन कहीं ना कहीं स्वरूप देने के प्रयास में है। तो इसमें बड़ा सवाल यही आता है निकल कर कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव हो गए और केसीआर हो गए, उन्होंने भी राष्ट्रीय पार्टी अपनी बना ली है, और साथ में अरविंद केजरीवाल हैं, क्या ऐसे जो छत्रप हैं विभिन्न प्रदेशों के, क्या वह आपस में एकजुट होकर
बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता की अगर बात करेंगे, विपक्षी गठबंधन, विपक्षी दलों का एक गठबंधन का स्वरूप देंगे, तो क्या वह गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बनेगा या वह कांग्रेस को हराने के लिए गठबंधन बनने जा रहा है? ये बड़ा सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में है। क्योंकि अगर विपक्षी दल विभिन्न तरह के मोर्चे अपने अलग अलग बना लेंगे जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी, तो विपक्षी दलों की जो एकता है वो केवल एक हवाई की बात रह जाएगी। तो वह बीजेपी को हराने की जगह कांग्रेस का नुकसान करते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे। तो यह बड़ा सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक हलकों में है। और जो राजनीति को जानकार हैं या राजनीति को समझते हैं, उनका बड़ा कहना है कि बिना कांग्रेस के विपक्षी दलों की एकता की बात करना केवल बीजेपी के लिए रास्ता साफ करने जैसा है। तो बीजेपी को अगर आपको टक्कर देनी है या उन्हें 2024 के मुकाबले में उनके सामने मजबूत से खड़ा होना है, तो आपको एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा। अपने पूर्वाग्रह आपको समाप्त करने पड़ेंगे, अपनी जो ईगो है वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। अगर इसी तरह से हम देखें, महाराष्ट्र में एक चर्चा सामने आई थी निकल के कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और एनसीपी और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं सीटों पर सहमति बन गई है और जल्दी ही उसका जो पूरा स्वरूप है वह सबके सामने आ जाएगा। और अगर महाराष्ट्र में तीनों दल मिलकर लड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में सामना करनी पड़ेगी। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर कोई भी सिंगल पार्टी अपने दम पर बहुमत की स्थिति में नहीं आती है। तो ऐसे में दो पार्टी का मिलना वहाँ बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आज की तारीख में बीजेपी वहाँ पर एकमात्र अकेली पार्टी दिखाई देती है जिसके साथ कोई गठबंधन, मुख्य कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। लेकिन बीजेपी के सामने आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस अगर तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए बिहार भी चुनौती होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में अगर देखें, महाराष्ट्र यहाँ 48 सीट आती हैं, बिहार से 40 सीट आती हैं, तो 88 सीट बन जाती हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कोई अगर गठबंधन बन जाता है तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जितने आरामदायक पिछले 2 चुनाव रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी जो अगर 2014 2019 की बात करें, जितने उन्होंने सफलता प्राप्त करी, तो अगर कोई मजबूत गठबंधन यहाँ बन जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, तो निश्चित रूप से इन 80 सीटों पर भी बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला विपक्ष खड़ा कर सकता है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के बीच एक गठबंधन बना है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के अलावा इस गठबंधन की बात करी है, जो अखिलेश यादव के जो बयान अगर पिछले दिनों के सुने, उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है अपनी, तो उससे कहीं ना कहीं संकेत ये है कि वे बिना कांग्रेस के ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो अगर ये उनकी जो रणनीति है, इस तरह की रणनीति उनकी चलती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बिखरा हुआ दिखाई देगा और जो बीजेपी के लिए मुफीद होगा। तो ऐसे में अगर हम 88 सीट महाराष्ट्र की, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें 80 सीटों की, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती आसान नहीं है। तो उनके लिए चुनाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव बन जाएगा कि बीजेपी के सामने गठबंधन के स्वरूप जो विपक्षी दलों का है उसकी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि वह गठबंधन स्वरूप किस तरह से सामने आता है। अगर विपक्ष विभिन्न मोर्चों में चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा, उनके लिए आसान चुनाव रहेगा पिछले चुनावों की तरह। लेकिन अगर गठबंधन जो विपक्षी दल हैं आपस में एकजुट हो जाते हैं और एकता एक सही मंच पर अपनी वो बना लेते हैं, विपक्षी दलों के सामने चुनौती और भी है कि वह व्यक्ति विशेष चुनाव न बनाकर मोदी जी के सामने या बीजेपी की सरकार के सामने मुद्दे आधारित चुनाव बनाए। तो अगर मुद्दे आधारित अगर चुनाव बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दों पर चुनाव फोकस हो जाएगा और बीजेपी शायद ऐसा नहीं चाहती है, वह मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे विपक्ष को भी अपनी रणनीति पर यह ध्यान देना जरूर होगा कि वह व्यक्तिगत आलोचना की जगह मुद्दे आधारित बात करे, मुद्दे पर आधारित नीतियों की सरकार की बात करे। उनके जो इस मुद्दों पर जो उनकी नाकामी है या जो विपक्षी दल कहते हैं कि सरकार जनित के मुद्दों पर नाकाम है, तो ऐसे में विपक्ष जिन मुद्दों पर यह मानता है कि केंद्र सरकार जो है इन मुद्दों पर विफल हो चुकी है, तो उन मुद्दों को वो मुख्य धारा की राजनीति में ले आती हैं, मुख्य धारा की राजनीति में चर्चा का विषय बना देती हैं। तो निश्चित रूप से विपक्षी दल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विषय यही है कि क्या विपक्षी दल की रणनीति, पहली बात तो यही है कि क्या एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा क्या कि वह इतने क्लियर हैं कि किन मुद्दों पर हमें चुनाव लड़ना है, उस मुद्दों को हम मुख्य धारा की राजनीति में कैसे लाएं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल रह गया है, तो ऐसे में लेकिन विपक्षी दलों की कोई ऐसी कार्य योजना या कार्यशैली या उनकी रणनीति इस समय कोई दिखाई नहीं दे रही है कि लगे कि वे विपक्षी दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। जबकि हम भी देखें, बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपने अपने संगठन को कस रही है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम दे रही हैं, लगातार अपने संगठन को कार्यक्रम दे रही है, जिससे उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनका संगठन लगातार हमें सक्रिय दिखाई देता है। तो विपक्षी दलों के सामने बड़ी चुनौती है कि वे बीजेपी के संगठन की तुलना में अपने संगठनों को कैसे सक्रिय करें, अपने कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय कर सकती है वह, ये विपक्षी दलों की बड़ी चुनौती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।